बच्चों, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में हमने इससे पूर्व ये देखा कि किस प्रकार से जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार बनती है। आपने इस जो टेबल है इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि जब द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों सम होती है तो उस केस में जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो शून्य होती है। ऐसी स्थिति में वो एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमें एनएमआर नाभिकों के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो नहीं की जा सकती है। वहीं जिन नाभिकों में चक्रण क्वांटम संख्या का मान हाफ या उसका मल्टीपल होता है तो उन केसेस में हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सक्रिय होते हैं। तो ये सब के हमने एग्जाम्पल भी देख लिए, जैसे कि आपका प्रोटॉन है 1H1 है, 13C6 है। इसी तरह से नाइट्रोजन, फ्लोरीन और फास्फोरस के कुछ आइसोटोप जो हैं वो नाभिक के प्रति एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति सक्रिय हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो चक्रण क्वांटम संख्या जिसका मान I=½ होता है, ऐसी स्थिति में नाभिक दो प्रकार की ऊर्जा अवस्थाओं में रहता है। और जो नाभिक कम ऊर्जा युक्त रेडियो आवृत्ति 10⁻⁷ से लेकर 10⁸ हर्ट्ज़ वाली विकिरणों का अवशोषण करके वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा का अवशोषण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष नाभिकीय चक्रण को परिवर्तित करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हमने पहले भी इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही आप जब एनएमआर स्पेक्ट्रा का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि यदि हम सिद्धांत रूप में देखें तो एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखा जाता है, उसको परिवर्तित किया जाता है और आवृत्ति के कारण विकिरण गुजारने पर, जैसे कि सामान्यतः दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है यूवी और आईआर, उसमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होना चाहिए। परंतु एनएमआर के केस में बिल्कुल उल्टा है, अर्थात इसमें हम विकिरण की आवृत्ति को स्थिर रखते हैं। विकिरण की आवृत्ति को स्थिर रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित करते हैं। इसीलिए जब हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं, मतलब कि किस प्रकार से इसमें उपकरण जो हैं व्यवस्थित किए जाते हैं, तो उसमें देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। तो विकिरणों की आवृत्ति को स्थिर रखते हुए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जिस मान पर विकिरण की ऊर्जा और नाभिक के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए जो पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता है वो जब समान हो जाती है तो उस पर हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है। तो जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम है उसमें हमें कई प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं और वो उनके चारों तरफ के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पर निर्भर करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो स्पेक्ट्रा है उसमें हम जो चुंबकीय क्षेत्र उपयोग में लाते हैं वो 60 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 600 मेगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति का होता है। तो इस प्रकार हमें कई प्रकार के जो सिग्नल हैं वो प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम इसकी थ्योरी पर, क्या है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो नाभिक जो है, चाहे वो यदि हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो पीएनएमआर हो जाएगा, और यदि हम कॉमन टर्म्स में बात करें, सामान्यतः बात करें, तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें चुंबकीय आघूर्ण युक्त नाभिक एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो अपने अक्ष पर स्पिन करता रहता है। जब प्रोटॉन को बाहर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी से जब वह मैच कर जाती है
तो हमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष दो प्रकार के ओरिएंटेशन प्राप्त होते हैं, या एक तो जबकि उनका अलाइनमेंट हो गया है फील्ड के साथ, और दूसरा जब अगेंस्ट है, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखण हो जाए, या दूसरा जो संभावना है वो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध संरेखण हो, अलाइनमेंट अगेंस्ट द फील्ड। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलाइनमेंट होता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाता है, और फिर पुनः जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है जो कि अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है तो इसे कहा जाता है फ्लिपिंग। फ्लिपिंग के दौरान जो है वो डेल्टा ई इज़िकल टू एच न्यू अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और ये जिस रीजन में आती है वो कहलाता है एनेमा रीजन। तो इस प्रकार से हमें जो दो ऊर्जा स्तर में जो अंतर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि हाइड्रोजन का केस लिया जाए तो हाइड्रोजन नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। ऐसी स्थिति में स्पिन क्वांटम नंबर का मान +½ तथा -½ होगा। ऐसी स्थिति में नाभिक के चक्रण की दिशा पर यह निर्भर करेगा कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उस स्थिति में जो है ऊर्जा अंतर कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो डेल्टा ई का मान होता है वो म्यू एच ज़ीरो के बराबर होता है, जहाँ म्यू जो है वो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण है और एच ज़ीरो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस प्रकार से जो है इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है उसमें जो हमें सिग्नल्स प्राप्त होते हैं वो हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी अणु की जो आणविक संरचना है उसका ज्ञात करने का बहुत अच्छा मेथड है। उसके द्वारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्पेशली उस केस में जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, कितने प्रकार के हाइड्रोजन संभव हैं, कौन सा ग्रुप उपस्थित होने पर किस प्रकार से शिफ्टिंग होती है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसके द्वारा जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है वो हमें किसी यौगिक के अणु में कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देता है सिग्नल के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। इसे मैं डिटेल में बाद में आपको बताऊंगी एक एक स्पेक्ट्रा को लेकर। दूसरा है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो हमें सिग्नल प्राप्त होते हैं वो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पर निर्भर करते हैं और वो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। अर्थात जैसे कि एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या उसके पास में कार्बन उपस्थित है या हीट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन या हैलोजन उपस्थित है, तो उन सब का जो एनवायरनमेंट प्रोटॉन का एनवायरनमेंट होगा वो भिन्न भिन्न होगा, और भिन्न होने से जो उसका फील्ड में शिफ्टिंग होगी, सिग्नल की जो शिफ्टिंग होगी वो उसके ऊपर निर्भर करेगी। तो ये आणविक संरचना के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो मैं बात करती हूँ वो है स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग जैसे कि विपाटन कहते हैं। तो आप आगे देखेंगे कि जो सिग्नल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, और ये स्प्लिटिंग का कारण जो पास वाले कार्बन एटम है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है उस पर निर्भर करती है।
तो अगेन ये हमें जो स्प्लिटिंग है वो हमें ये बताएगी कि कितने कितने प्रोटॉन सेम एनवायरनमेंट फील्ड में हैं, जिसके द्वारा जो है ये स्प्लिटिंग हो रही है। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि निकटवर्ती परमाणु पर जितने असमतुल्य प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है वो भी m+1 के माने उसमें होती है। n और m जो है वो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर प्रोटॉन के दो अलग अलग समूह होते हैं। तो इस प्रकार से स्प्लिटिंग का जो कारण है वो निकटवर्तीय कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो हमें संकेत प्राप्त होते हैं वो हमें समतुल्य प्रोटॉनों के बारे में भी बताते हैं। समतुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं, इसी में मैं आगे बताऊंगी कि किस प्रकार से जो है दो प्रकार के प्रोटॉन होते हैं। एक होते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन और दूसरे होते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो एक यदि जो है अणु में कोई जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणु एक से अधिक उपस्थित हैं, यदि उनके बंध लंबाई समान होती है और वो समान वातावरण में उपस्थित हैं, तो वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जैसा कि आप इथेन के केस में देख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये सभी बिल्कुल समान है, समान का लंबाई है, बंध कोण है, एक ही वातावरण में है। इसी तरह से बेंजीन में देखिए, साइक्लोहेक्सेन में देखिए, तो इन सब में जो है सेम एनवायरनमेंट जो है उपस्थित है। तो ये सब इक्विवेलेंट प्रोटॉन के उदाहरण हैं। दूसरा है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इसके विपरीत जब एक से अधिक प्रकार के वातावरण में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तो उनसे हमें एक से अधिक प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो जैसा आप प्रोपेन में देख रहे हैं, 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। एक तो जो सेकेंडरी कार्बन एटम पर उपस्थित है वो हाइड्रोजन है और एक प्राइमरी पर है। तो जो प्राइमरी पर उपस्थित है वो दोनों समान प्रकार के हैं, अर्थात 6 हाइड्रोजन परमाणु समान हैं और 2 हाइड्रोजन परमाणु भी समान हैं, परंतु वो उन 6 से भिन्न एनवायरनमेंट में हैं। तो इस प्रकार से जो है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो है उनके द्वारा हमें अलग अलग पीक प्राप्त होती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन से ही स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से हम जो हमें पीक या सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं उनकी कितनी संख्या होगी, वो किस प्रकार से निकाली जा सकती है।